आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान के एक ऐसे वीडियो एल्बम से करेंगे जिससे पाकिस्तान की तो नींद उड़ गई और उसे अब टीम इंडिया की वजह से डरावने सपने आ रहे हैं। एशिया कप में भारत से लगातार तीसरा मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम की पूरे मुल्क में बेइज्जती हो रही है, लेकिन फाइनल मुकाबले में भारत ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को जो आईना दिखाया उससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि उसके हुक्मरान भी सालों तक शर्मिंदगी महसूस करेंगे। पिछले 4 महीने से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से जूझ रहा था, लेकिन अब उसका खून ऑपरेशन तिलक यह हिंट है क्यों हम इसको ऑपरेशन तिलक कह रहे हैं। ऑपरेशन तिलक का नाम सुनकर भी खोलेगा। 6 और 7 मई की रात इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल में जो ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, उसका नाम है ऑपरेशन तिलक। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे। तो कल टीम इंडिया ने पूरी पाकिस्तान टीम को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एक ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, तो कल टीम इंडिया के बल्लेबाज तिलक वर्मा का एक शॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वहां की आवाम के दिल पर ब्रह्मोस बनकर गिरा। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट्टी में मिलाए थे और कल मेन इन ब्लू ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों का घमंड मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध के मैदान में भारत का स्कोर 5-0, लेकिन कल एशिया कप में पाकिस्तान को हार की हैट्रिक का हार पहनाने के बाद टीम इंडिया का स्कोर 9-0 हो गया। यह स्कोर मैदान पर 6-0 दिखाने वाले जरूर याद रखेंगे। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में मुनीर फोर्स की बेइज्जती के पोस्टर छप गए हैं, उसी तरह अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और पाक टीम की धुलाई के चर्चे हो रहे हैं। इसी पर ऐसे वीडियो आए हैं जिसे सालों तक पाकिस्तान की टीम भुला नहीं पाएगी। यह वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबक है और भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड की धमक है। एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा भारत पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई से हैदराबाद पहुंचे तिलक वर्मा। एयरपोर्ट पर तिलक वर्मा का भव्य स्वागत हुआ है। यह देखिए, तिलक वर्मा का भव्य स्वागत हुआ है। दुबई से हैदराबाद पहुंचे तिलक वर्मा। शानदार बल्लेबाजी की, टीम को संकट से निकाला और आखिरी बॉल तक मैदान में डटे रहे तिलक वर्मा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बताने किस तरीके से तिलक वर्मा एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। यह देखिए जरा भीड़ का, यह देखिए जोश, उत्साह। इनके हाथ में ट्रॉफी नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लोगों का प्यार ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है। यह देखिए तिलक वर्मा जब पहुंचे हैं किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम। हैदराबाद पहुंचे, एयरपोर्ट पर हजारों लाखों की भीड़। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन तिलक किया, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा जा रहा है। इसके प्रायोजक हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 17 शब्दों वाली बधाई ने पाकिस्तान में तूफान ला दिया। टीम इंडिया की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई। इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को, जिनके नाम के साथ ट्रॉफी चोर वाला खिताब जुड़ गया। वैसे इसकी कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले उस दर्द को देखिए जो पीएम के पोस्ट से उठा और बेचैनी वाली ये तरंगे सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मन में भी उठ रही हैं, जिन्हें अचानक से खेल भावना का ज्ञान हुआ। हालांकि पीएम मोदी के इस फ्री हिट पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, वो तो देखना जरूरी है। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी,
बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो। जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे। नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। वैसे अब टीम इंडिया की जीत के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एशिया कप की ट्रॉफी, जिसे लेकर, वाह, ये देख रहे हैं आप, जिसे लेकर पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर बताया जा रहा है। दावा है कल टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ के हाथों से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इससे मोहसिन इतने आहत हुए कि ट्रॉफी लेकर होटल में भाग गए। उनकी इस हरकत ने सोशल मीडिया यूजर्स को मीम मटेरियल दे दिया है। हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने जो किया वो शायद क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं किया। आपने ट्रॉफी के साथ तो कई सेलिब्रेशन देखे होंगे, ये देखिए, लेकिन भारतीय टीम ने कल अदृश्य ट्रॉफी के साथ ऐसा जश्न मनाया जिसकी वीडियो रील दुनिया में वायरल हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी पाकिस्तानी के हाथों से एशिया कप की ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपनी बेइज्जती कराने के चैंपियन हैं, इसीलिए मोहसिन स्टेज पर खड़े रहे। लेकिन टीम इंडिया अवार्ड लेने ले गई, जिसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर होटल भाग गए और इसीलिए उन्हें ट्रॉफी चोर बताया जा रहा है। इसके बाद टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ को कैसे ट्रोल किया वो भी देखिए। टीम इंडिया ने इसके बाद पाकिस्तान पर बेइज्जती के ऐसे बाउंसर फेंके जिन्हें डक करना मोहसिन नकवी के लिए आसान नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों ने तस्वीर एडिट करके, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, भारतीय खिलाड़ियों ने तस्वीरें एडिट करके अपने सेलिब्रेशन में एशिया कप की ट्रॉफी को जोड़ दिया है और अपनी हर तस्वीर के साथ ट्रॉफी लगा दी है। कप्तान सूर्या और तिलक वर्मा ने भी ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट किया है। हार्दिक पांड्या ने अपने लोकप्रिय अंदाज में पिच पर ट्रॉफी की तस्वीर लगाई है और फोटो शूट करवाया है, जबकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी ट्रॉफी की एडिटेड तस्वीरों के साथ पोस्ट किया है। एक एक तस्वीर पाकिस्तान के चले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हालांकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले को आईसीसी तक ले जाएंगे, यानी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान को अभी और बेइज्जत होना बाकी है। हम आपको एशिया कप में पाकिस्तान की बेइज्जती की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाने वाले हैं। इसकी कहानी 14 सितंबर से शुरू होती है और 28 सितंबर को खत्म होती है। लेकिन इन 14 दिनों में पाकिस्तान को कितना जलील होना पड़ा, अब वो देखिए। पहले कप्तान सूर्या ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में ना तो टॉस के बाद हाथ मिलाया और ना ही मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक किया। इससे पाकिस्तान तड़प गया। इसके बाद राइवलरी के सवाल पर सूर्या ने पाकिस्तान को यह कहकर बेइज्जत किया कि मुकाबला बराबर वालों के साथ होता है। फिर पहले मैच की जीत को सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित किया। फिर एशिया कप में एक बार नहीं बल्कि 3 बार हराया और फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब भी जीत लिया। पाकिस्तान को लगा कि शायद उसके अपमान का अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, टीम इंडिया ने इसमें स्पेशल एपिसोड जोड़ दिया। जब उनसे एसीसी के चीफ और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से उन्होंने मना कर दिया। मोहसिन नकवी स्टेज पर खड़े होकर इंतजार करते रहे, लेकिन टीम इंडिया ट्रॉफी लेने नहीं गई। वो इंतजार कर रहे थे, टीम इंडिया अपने लोगों से बात कर रही थी, मोबाइल फोन पर लगी हुई थी। यानी भारतीय टीम ने पाकिस्तान की हर हरकत का चुन चुन कर जवाब दिया और अब ट्रॉफी लेकर होटल भागने की वजह से मोहसिन नकवी की क्लास लगनी तय है। who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman. ये खेल भावना से ऊपर उन्हें राष्ट्र भावना, देश प्रेम और अपने देशवासियों की भावना को समझ के और उनके आक्रोश को समझ के, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे ही हैं जो खिलाड़ी हैं,
ठीक है, हम खिलाड़ी हैं। सैनिक क्या है कि युद्ध के मैदान में रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो खेल के मैदान में अपना दिखा सकते हैं, तो उन्होंने खेल के मैदान में रिटेलिएट किया पाकिस्तान, और अपना खेल भावना और देश प्रेम भावना, राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिखाई है। पाकिस्तान को टीम इंडिया ने फाइनल में एक और सरप्राइज दिया है। फाइनल के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत से मिलकर शर्मा जी की स्पेलिंग याद की थी, लेकिन टीम इंडिया ने वर्मा जी की स्पेलिंग पूछ ली। यानी पाकिस्तान ने तैयारी अभिषेक शर्मा के लिए की थी, लेकिन एग्जाम में तिलक वर्मा आ गए। इसीलिए टीम इंडिया के माथे पर विजय तिलक लगाने वाले तिलक वर्मा का नाम भारत से लेकर पाकिस्तान तक ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उतनी ही ज्यादा चर्चा सूर्य कुमार यादव की भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एशिया कप की पूरी मैच फीस को इंडियन आर्मी को समर्पित कर दिया है। ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जिन्हें आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक चैलेंज दिया था। वो कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. कुछ चीजों पे आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, नेचुरल है। कुछ चीजों पे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूरी है, वो ये है कि अगर कोई नेशनल आइकन है तो आपका डिसएग्रीमेंट भी एक बेसिक डिसेंसी के दायरे में होना चाहिए। ये शायद हम सब लोगों को अपने अंदर से लाना जरूरी है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी। मतलब हर उत्कृष्ट कृति की एक सस्ती कॉपी होती है, और यह साबित किया पाकिस्तान टीम के कप्तान ने। कल सूर्या ने अपनी मैच फीस को भारतीय सेना को समर्पित किया, तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा नकल करने के चक्कर में बड़ा ब्लंडर कर गए। उन्होंने कह दिया कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम अपनी मैच फीस उन लोगों के परिवार को देगी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले में मारे गए। लेकिन इसके पीछे कुछ सवाल हैं। क्या वो अपनी फीस आतंकी मसूद अजहर को देने वाले हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का खानदान खत्म हुआ था। क्या वो अपनी फीस उन आतंकियों के रिश्तेदारों को देंगे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने जहन्नुम पहुंचाया था? और एक और सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान की टीम अपनी मैच फीस लश्कर हेडक्वार्टर में मारे गए आतंकियों के परिवार को देने वाली है? क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के बयान के मायने तो यही है। भारत का एक ऐसा खिलाड़ी जो भले ही कल टीम इंडिया में नहीं था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के अवाम और उसकी क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा दुख देने का शुभ काम इसी ने किया। नाम है अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपनी रीलबाजी से पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। कल संजू सैमसन को आउट करने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाज अबरार ने जो एक्शन किया था, उसका जवाब अर्शदीप ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ दिया। इसके अलावा अर्शदीप ने पाकिस्तानी टीम के जख्मों पर अंग्रेजी नमक रगड़ा, उसकी भी एक रील देखिए। क्रिकेट की पिच पर और क्रिकेट के पिच के बाहर ट्रोलिंग कैसे की जाती है, ये देखिए इनको। कमाल है ये टीम इंडिया वाकई में। एशिया कप में भारत से 3 बार हारने के बाद पाकिस्तानी टीम की खूब बेइज्जती हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी अवाम भी अपने खिलाड़ियों की क्लास ले रही है। एक तरह से उन्होंने ये मान लिया है कि भारत से टकराने की हिम्मत पाकिस्तान में है ही नहीं। एशिया कप में पाकिस्तान की करारी हार और बेइज्जती वाली तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तान से कुछ और ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने शाहबाज के पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया है। ये शोर आजादी के लिए अपना लहू बहाने वाले लोगों का है। ये गुस्सा पाकिस्तान की सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ है। ये नारेबाजी पाकिस्तानी सल्तनत को जड़ से उखाड़ने के लिए हो रही है।
पिछले 78 वर्षों से पीओके पर जबरन कब्जा कर बैठा पाकिस्तान आज का दिन भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आ रही ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। पीओके में लॉकडाउन के आंदोलन को शाहबाज की क्रूर आर्मी कुछ इस तरह दबाने की कोशिश कर रही है। अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये पाकिस्तान का वो आंतरिक ज्वालामुखी है जो पूरे पाकिस्तान को भस्म कर देगा। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की रोटी और साफ पानी की मांग को शाहबाज की सेना कुछ इस तरह को चल रही है। पीओके का ये विद्रोह पाकिस्तान की पाइपलाइन फटने जैसा है। आखिर कैसे पूरे पीओके में बगावत हो रही है, इस रिपोर्ट में देखें। ये बेलगाम हुकूमत के खिलाफ उस अवाम का विद्रोह है जिसने दशकों तक सुन सही। ये शहबाज की खूनी सेना के खिलाफ खुलेआम बगावत है जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इंसानियत का भी कत्ल कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए पाकिस्तानी सेना के बुज़दिल जवान प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। आसिफ पनीर ने पिस्टल क्या थमाई, ये कायर जवान बेगुनाहों का खून बहाने लगे। इस वीडियो में अंधाधुंध गोलीबारी की आवाज सुनकर आप समझ सकते हैं कि आखिर पाक सेना विद्रोह को कैसे दबा रही है। यहाँ एक साथ करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। पाक आर्मी के बुज़दिल जवान झाड़ियों के पीछे छुपकर उन लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। सांस नहीं लिया जा रहा, चलेंगे नीचे। पीओके में रहने वाले आम लोग सरकार से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने हुक्मरानों के मौत के नारे लगाए। पाकिस्तान सरकार और पाक फौज के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी ने लोगों को इस कदर भड़का दिया कि लोगों ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की गई। पीओके में एक नागरिक समूह अवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर आज पूरे पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। अनिश्चितकालीन बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में प्रदर्शन हुए। नीलम वैली, धीरकोट और मीरपुर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पूरे पीओके में धारा 144 लगाने के साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया। पीओके में 2 साल पहले आटे की तस्करी को लेकर विरोध शुरू हुआ था, लेकिन पाक सरकार ने इसे दबाने के लिए अमानवीय तरीका अपनाया। अब विद्रोह की आग पूरे पीओके में फैल चुकी है। देखें प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है। हमारी तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि शटर डाउन और व्हील जाम वाला विद्रोह जल्द थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। आपने आतंकवाद, हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों में तो मौत की सजा मिलने के बारे में सुना होगा, लेकिन रिश्वत के अपराध में सजाए मौत कम ही दी जाती है। अब चीन में रिश्वत लेने के आरोप में भी मौत की सजा सुनाई गई है। वो भी किसी सामान्य आदमी को नहीं, बल्कि चीन के पूर्व मंत्री को। इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। चीन में पूर्व मंत्री तांग रेंजियन को मौत की सजा सुनाई गई है। उनके पास कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार था। मंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रेंजियन पर वर्ष 2007 से 2024 के बीच 337 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। अदालत में सुनवाई के दौरान मंत्री ने रिश्वत की बात स्वीकार की, जिसके बाद अदालत ने पहले उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर सरकारी नुकसान की भरपाई का आदेश दिया। बाद में मौत की सजा भी सुना दी गई। हालांकि इस सजा पर 2 वर्ष की रोक रहेगी, यानी अगले 2 वर्ष तक उन्हें मौत की सजा नहीं होगी। शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो वरिष्ठ नेताओं और सैन्य अधिकारियों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। मौत की सजा पाने वाले तांग रेंजियन भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वर्ष 2017 से 2020 तक गांसू प्रांत के गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्ष 2023 में कृषि मंत्री बनाए गए। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। यानी आरोप लगने के 1 साल के अंदर ही अदालत की सुनवाई पूरी हुई और सजा का ऐलान भी कर दिया गया। वैसे चीन में भ्रष्टाचार के आरोपों में पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्व रेल मंत्री लियू जीजुन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वर्ष 2013 में उन्हें भी 2 वर्ष की छूट के साथ मौत की सजा सुनाई गई। पूर्व सार्वजनिक सुरक्षा उप मंत्री सुन
लीजुन पर $90 मिलियन की रिश्वत के आरोप लगे। उन्हें भी चीन की अदालत ने 2022 में मौत की सजा सुनाई। पूर्व न्याय मंत्री फू येंगुआ पर भी रिश्वत लेने और अपराधियों को बचाने के आरोप लगे। उन्हें भी वर्ष 2022 में मौत की सजा हुई। यहां जरूरी बात यह भी है कि अदालत ने तो इन्हें सजाए मौत दी, लेकिन बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हो सकता है ऐसा ही तांग रेंजियन के मामले में भी हो, लेकिन चीन के पूर्व वित्त प्रमुख लाए श्योमिन को ऐसे ही एक मामले में वर्ष 2021 में फांसी की सजा दे दी गई थी। ग्लोबल फिक्र रूस यूक्रेन वॉर की, जिसमें ट्रंप की एक चाहत यूक्रेन को मिलने वाली एक बड़ी मदद महायुद्ध का आगाज करा सकती है। ये डिटेल जानने से पहले युद्ध भूमि में पिछले 24 घंटे में जो बारूदी पृष्ठभूमि है उसको जान लेते हैं। यूक्रेन ने आज अपने सस्ते ड्रोन से रूस को बहुत बड़ी आर्थिक चोट दी है। एफपीवी ड्रोन के अटैक से रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। एक Mi-8 हेलीकॉप्टर की कीमत 133 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में इसी तरह से रूस के लड़ाकू विमान, जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर मिलाकर 5 विमानों को मार गिराया। इसके अलावा रूस के बेलगरोद में यूक्रेन ने भीषण अटैक किया। मिसाइल हमलों से कई जगह विस्फोट हुआ। रूस की ऑयल फैसिलिटी तबाह हो गई। डोनबास में भी यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया। यूक्रेनी बमबारी में रेलवे पुल तबाह हो गया। रूस की सप्लाई लाइन को काटने का प्रयास किया गया है। जवाब में यूक्रेन पर रूस ने फैब 500 बमों से अटैक किया। यूएमपी के मॉड्यूल के साथ की गई घातक बमबारी यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के विनाशक हमलों से खेरसौन भी दहल उठा है। खेरसौन में रूसी सेना ने कैब 500L बम से तबाही मचाई है। यूक्रेनी फोर्स के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। रूसी सेना ने कीव में पहली बार पोलैंड के दूतावास को हिट किया है, बल्कि एक मिसाइल गिर गई है। यहाँ रूसी मिसाइल गिरने से हड़कंप मच गया। कीव में भीषण हमले के दौरान पोलिश एम्बेसी पर यह कैलिबर मिसाइल गिरी थी। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। अनजाने में ही सही पुतिन के टारगेट पर पोलैंड आ ही गया। उधर पुतिन का क्रोध अब अमेरिका पर भी बढ़ता जा रहा है। वो भी ट्रंप के एक ऐसे विचार पर जिससे युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। ट्रंप क्या सोच रहे हैं? यूक्रेन को हथियारों की कौन सी सबसे बड़ी मदद दे सकते हैं जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है? वॉर जोन में अचानक से टॉमाहॉक नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। ये है सबसे सटीक, सबसे घातक लॉन्ग रेंज वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। अमेरिका के शस्त्रागार में सबसे कामयाब हथियार जो किसी भी युद्ध का नक्शा बदल सकती है। एक शक्तिशाली वेपन जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल कई मायनों में खास है। पहली खासियत यही है कि यह सबसोनिक सेल्फ प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी पारक क्षमता अधिकतम 2500 किलोमीटर है। यह 450 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। किसी भी मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च की जा सकती है। इसका इस्तेमाल जमीन और समुद्र के लक्ष्यों पर सटीक हमलों के लिए किया जाता है। युद्धपोत या फिर पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका ने हाल ही में इसका बेहतर इस्तेमाल ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह करने के लिए किया था। इसके अलावा टॉम हॉक मिसाइल 1991 के खाड़ी युद्ध और 2017 में सीरिया पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई गई थी। बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे तब इसी टॉम हॉक मिसाइल को यूक्रेन के बार बार मांगने पर भी देने से बचते रहे, क्योंकि वो ऐसा करके रूस से डायरेक्ट दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन ट्रंप अगर इस मिसाइल को यूक्रेन को देने पर विचार कर रही है तो वाया यूरोप चैनल ये हथियार कीव तक पहुंच सकते हैं। यकीनन इससे मैदान जंग में यूक्रेन को बढ़त मिलेगी। यूक्रेन इस मिसाइल की मदद से मॉस्को तक को भी टारगेट कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या रूस ऐसे में चुप बैठा रहेगा? टॉम हॉक को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, इसकी भनक रूस को भी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में रूस का पक्ष रखा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अमेरिका को सीधी चेतावनी की तरह है। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने का फैसला किया तो निश्चित ही उनके मंशा पर भी सवाल उठेंगे। लोग सवाल पूछेंगे कि युद्ध खत्म कराने के उनके प्रण का क्या हुआ। यूक्रेन को मिसाइल देने पर ट्रंप एक हथियार डीलर के रूप में दुनिया भर में बेपर्दा हो जाएंगे। TV9 और फिक्र में अब आज की पॉलिटिकल फाइल, वो राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिससे देश में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इस पर दो तरह की खबरें आई हैं।
देखिए, पहली खबर महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर से है, जहां आई लव मोहम्मद पर एक नया विवाद हुआ और पुलिस ने बिना देखे लाठीचार्ज किया। तस्वीरें काफी हिंसक हैं। दूसरी खबर यह है कि आई लव मोहम्मद अभियान में अब राजनीतिक दल भी पोस्टरबाज की भूमिका में आ गए हैं। यूपी के कई राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए पोस्टरबाजी शुरू कर दी। पहले अहिल्याबाई नगर की बात करते हैं, जहां आई लव मोहम्मद वाले रंगोली विवाद में हिंसक रूप ले लिया। दावा किया जा रहा है कि किसी ने एक रंगोली बनाई जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ ऐसा था जिससे वो नाराज हो गए और इतने भड़क गए कि इस आपत्तिजनक रंगोली को देखने के बाद समुदाय के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने रंगोली बनाने वाले एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि समुदाय के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तोफखाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ देर तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और लोगों को दौड़ा कर पीटा। इस घटना के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी घटना पर राजनीति शुरू हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर कहा है कि यह देखना होगा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इसकी भी जांच करानी होगी कि कौन है जो सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाए, ऐसा उनके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। उत्पात करने वाले लोगों को समझाया सिर्फ धर्म देखकर जाएगा, हमें नहीं समझाया जाता। हमारे लिए लाठी और गोली चलती है तो हमें समझना पड़ेगा और आपको खुद समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। जिसने भी वहाँ रंगोली में जो कुछ लिखा, अपमानित किया, तो खुली बात दिख रही है और रोज हो रहा है ना। ये तो मुख्यमंत्री साहब, आप जो है इंक्वायरी बाद में करिएगा, आप पहले एक लॉ बना दीजिए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ करता है 10 साल सजा उसको होना चाहिए। अहिल्याबाई नगर के बाद अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां आई लव मोहम्मद विवाद ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और नेता इस धार्मिक अभियान में अपने लिए मौके तलाश रहे हैं। जो विवाद पोस्टर और सड़कों से शुरू हुआ था वो राजनीतिक दफ्तरों तक पहुंच गया। बीजेपी के आई लव योगी आदित्यनाथ पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगाकर इस जंग में एंट्री कर ली है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव और कांग्रेस के आई लव कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टर ने इस विवाद को और हवा दे दी है। राजधानी लखनऊ में पहले आई लव योगी बुलडोजर के बैनर पोस्टर लगे, तो इसके जवाब में समाजवादियों ने आई लव अखिलेश, आई लव पीडीए और पार्टी के नारे के साथ अपना प्रेम व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर 3 अलग अलग तरह के विशाल होर्डिंग लगाए गए। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी इस रेस में कूद गई है। ट्रेंडिंग स्लोगन को कैच किया और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया गया, जिसमें आई लव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया गया। इस होर्डिंग में राहुल गांधी संविधान की प्रति के साथ दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दल इस स्लोगन को कैच करने के लिए काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम
सामने आप एक बड़ा होर्डिंग देख रहे हैं, इस पर लिखा गया है आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवाद पार्टी, आई लव धरती पुत्र के लाल श्री अखिलेश। अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने एक दूसरा बड़ा होर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आई लव श्री अखिलेश लिखा गया है और उसके साथ ही आई लव शिक्षा, विकास और रोजगार। और इसमें जो तस्वीर अखिलेश यादव की इस्तेमाल की गई है वो तब की जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने तीसरा बड़ा होर्डिंग जिसको कि आई लव के मैसेज के साथ लगाया गया है और ये भी उन दो होर्डिंग जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उससे अलग है। सामने देखिए आई लव श्री अखिलेश यादव जी तो लिखा गया है, लेकिन इसके साथ मुझे पीडीए पसंद है और संदेश इसमें क्या दिया गया है, इसमें सभी धर्म और वर्गों का सम्मान है। सामने वो देखिए ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी की तस्वीर है इसमें। जो आज शासन सत्ता में बैठे लोग हैं ये नफरती लोग हैं, ये नफरत पैदा करते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार है, जिसको सबसे प्यार होगा वो जरूर अपने धर्म से भी प्यार करेगा, अपने लोगों से प्यार करेगा, वो नफरत की बात नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ जी को आई लव यू योगी कहने वाले या भूल जाते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनको सांप्रदायिकता का पर्याय मानता है। आई लव यू बुलडोजर कहने वाले या भूल जाते हैं कि बुलडोजर को अब भारत में विनाशकारी सत्ता का एक विनाशकारी कैरेक्टर माना जा रहा है। आप मनमाने पूर्ण ढंग से अपने मोहब्बत की अभिव्यक्ति, अपने प्यार की अभिव्यक्ति अगर जगह जगह पर चौराहे पर करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का वायलेशन होगा और अगर कानून का वायलेशन होगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। आज से 28 साल पहले एक फिल्म आई थी परदेस, उसका एक गाना था और उसकी एक पहली लाइन थी। क्या उसका भी कोई पोस्टर लगाएगा? आई लव माई इंडिया। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। तस्वीर हरियाणा में पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रही है। स्कूल वो जगह है जहां बच्चों को प्यार, समझ और शिक्षा के जरिए इंसानियत सिखाई जाती है। छोटे बड़ों से प्रेम के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। लेकिन अगर कोई शिक्षक ही होमवर्क के लिए हैवानियत पर उतर आए तो इससे घिनौना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब हरियाणा के पानीपत के एक प्राइवेट स्कूल में हुआ है, जहां दूसरी कक्षा के एक छात्र को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो होमवर्क करके नहीं आया था। अब इसी स्कूल का एक वीडियो देखिए। इसमें सामने एक टीचर बैठी दिख रही है जो एक एक बच्चे को बुरी तरह से मार रही है। एक बच्चे को ये टीचर इतना जोर से मारती है कि बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कान पकड़कर लगातार थप्पड़ बरसाती रहती है। फिर वो दूसरे बच्चे को कॉलर से पकड़कर घसीटती है। एक हाथ से कान पकड़ती है और फिर दूसरे हाथ से लगातार थप्पड़ मारती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये अमानवीय व्यवहार कहीं से भी जायज नहीं है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बच्चों के साथ ये मारपीट स्कूल की प्रिंसिपल कर रही है और इसी प्रिंसिपल के कहने पर न सिर्फ बच्चे को उल्टा लटका कर मारा गया बल्कि वो खुद बच्चों को पीटती दिखाई दी। आरोप है कि पहली तस्वीर में दिख रहे बच्चे को होमवर्क न करने पर प्रिंसिपल ने अपने ड्राइवर से बच्चे को डांटने के लिए कहा। ड्राइवर ने बच्चे के ऊपर एक कमरे में जाकर बंद कर दिया। फिर उल्टा लटकाकर न सिर्फ पिटाई की बल्कि इसका वीडियो भी बनाया, जबकि दूसरे वीडियो में प्रिंसिपल खुद बच्चों के साथ मारपीट कर रही है। अब बच्चों के घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने स्कूलों में टीचर्स के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया है कि खुद हरियाणा के शिक्षा मंत्री तक को बयान देना पड़ा है। आप भी स्कूल में बच्चों की फिक्र पर यह रील जरूर देखिए। शिक्षा विभाग ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है। नोटिस भेज के स्कूल को बंद भी कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल को, ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बच्चे के पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी थाना माल टाउन में, तो हमने तुरंत शिकायत के प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और आज सुबह आरोपी प्रिंसिपल और जिस लड़के के ऊपर आरोप था दोनों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल जैसे बच्चों को माँ बाप इसलिए स्कूल में भेजता है ऐसे में कि हमारा बच्चा तो स्कूल में जाने की उसको आदत पड़े, वो कुछ देर खेले, वो धीरे धीरे अपनी सोच को डेवलप करे। मगर इस तरह की जलालत के बच्चे को उल्टा लटका देना, उसको इतनी बुरी तरह से मारना,
ये कहीं की इंसानियत नहीं है। हैरानी इस बात की है कि इस मामले को स्कूल प्रबंधन 45 दिन तक दबा कर रखता है। कैसे हो पाता है ये सब? अब आपको तमिलनाडु लेकर चलते हैं, जहां 48 घंटे पहले ही हुई एक दर्दनाक घटना से देश की फिक्र अब तक बढ़ी हुई है। सवाल अब तक अनसुलझे हैं कि टीवी के प्रमुख दक्षिण अभिनेता थलापति विजय की रैली में मची भगदड़ और उसमें हुई मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो अगले कुछ मिनट में हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत आज के अपडेट से करते हैं। आज का बड़ा अपडेट यह है कि भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये संख्या 42 हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं करूर भगदड़ में दर्ज एफआईआर से भी बड़ी जानकारी सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक दक्षिण अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय द्वारा जानबूझकर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने की वजह से करूर में भगदड़ मची। इस वजह से 41 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एफआईआर में लिखा है कि रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, 11 बजे तक भारी भीड़ जुट गई थी। विजय को दोपहर 12 बजे भाषण देना था, लेकिन वो शाम को 7 बजे पहुंचे। उन्हें हालात भी बताए गए, लेकिन अनावश्यक उम्मीदें पैदा करने के लिए उन्होंने रैली में पहुंचने में देरी की। वो काफी देर तक अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, जिससे इंतजार कर रही भीड़ में बेचैनी और हलचल बढ़ गई। कुछ लोग स्पष्ट झलकी पाने के लिए टिन शेड की छत और पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन ढांचा टूटने से नीचे गिर पड़े। इसमें भगदड़ मच गई, जिसमें लोग कुचल गए, कई का दम घुटने लगा। जगह पतली होने से हालात और बिगड़े, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने विजय को जिम्मेदार जरूर ठहराया, लेकिन उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। हालांकि उनकी पार्टी के 3 नेताओं को एफआईआर में नामजद किया गया है। वहीं विजय की पार्टी ने अब घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप लगाया कि रैली के लिए उन क्षेत्रों में अनुमति दी गई जहां भीड़ नहीं आ सकती। रैलियों के दौरान बिजली के कनेक्शन भी बाधित किए गए। पुलिस कर्मी पर्याप्त मात्रा में तैनात नहीं थे। सेम पैटर्न नमक्कल, त्रिची और नागपट्टिनम में भी टीवीके की रैली के में प्रशासन की ओर से अपनाया गया था। टीवीके ने यह भी आरोप लगाया है कि करूर में भगदड़ भी पुलिस और सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने रची थी। टीवीके का यह भी आरोप है कि रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की थी और विजय के साथ साथ जनता पर भी चप्पल और पत्थर फेंके गए थे, जिस वजह से हालात भगदड़ जैसे बन गए। चिंताजनक बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि विजय का नाम एफआईआर में इसलिए नहीं है जिससे कि कहीं उनको सिंपैथी वेव ना मिल जाए।